Welcome everybody. This is our first video in previous year question series for class 11th and chapter is laws of motion. Before this we have made NEET PYQ videos for 3 chapters for class 11th and they all are available on our YouTube channel. Name of channel is Point Basics and then there is a playlist dedicated to NEET PYQs and the name of the playlist is also NEET PYQs. So you can check them out, and if you found these videos useful then please uh, like these videos, share this video as much possible and subscribe to our channel. We have also made JE previous year question series. So there is also playlist named JE PYQs. So you can also check it out. And if you also find that useful, then you can also share it with your friends. And if you want to support us with some amount, then you can scan these QR codes. With this amount we will be able to get new books, new question papers and a better computer hardware, so that when we provide you new videos, those videos will be of better quality, or you can say in a better, in a 2K or 4K resolutions. So with this, let's start today's video, and from question number 1. So here it is mentioned that physical independence of force is consequence of, let me change the color. सो फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स कहाँ से आती है? थर्ड लॉ से, सेकंड लॉ से और फर्स्ट लॉ से? तो जो आपका फर्स्ट लॉ होता है, फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। सेकंड लॉ, लॉ ऑफ फोर्स, और यहां से फॉर्मूला आता है आपके पास F इज इक्वल टू dp बाय dt। तो सेकंड लॉ तो एक्चुअली फोर्स को और मोशन को रिलेट करता है एक दूसरे के साथ, ये एक दूसरे के साथ दोनों को जोड़ता है। एंड जो थर्ड लॉ है, दैट इज फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो उसमें एक फोर्स दूसरे फोर्स के साथ आता है, उसमें इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग कुछ नहीं आता। तो हमारे पास ओनली ऑप्शन बचता है, दैट इज फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कि क्या होता है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी जब तक फोर्स ना लगे, और सिमिलरली अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी जब तक फोर्स ना लगे। तो यहाँ पे मोशन एंड फोर्स दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो दैट्स वाई जो इंडिपेंडेंस है वो कहां से आएगा? फर्स्ट लॉ से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड, सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड विद द सेम स्पीड टू अवॉइड एन ओपोनेंट। द फोर्स दैट एक्ट ऑन द प्लेयर व्हाइल टर्निंग इज। तो फोर्स की डायरेक्शन बतानी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम डायरेक्शंस को प्लॉट कर लेते हैं। सो दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो प्लेयर साउथ की तरफ मूव कर रहा था, मींस डाउनवर्ड, तो उसकी वेलोसिटी हम सपोज ले लेते हैं वाई जे, और नेगेटिव वाई, बिकॉज वो साउथ में जा रहा है नीचे की तरफ। अगर हम यहाँ पे एक्सिस बनाते तो ये ऐसे एक्स एक्सिस होता है, ऐसे वाई एक्सिस होता, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी नेगेटिव वाई जे। उसके बाद वो टर्न ले लेता है ईस्टवर्ड विद सेम स्पीड, देखिए स्पीड सेम बोली गई है, और किसकी तरफ लेता है? ईस्ट की तरफ लेता है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में लेता है। तो यानी कि वी फाइनल हो जाती है एक्स वाई ऑफ आई। मैग्नीट्यूड सेम रखा हमने बिकॉज ये बोला गया कि स्पीड सेम है, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम है। तो पहले वेलोसिटी थी माइनस वाई जे, और अब वेलोसिटी हो जाती है वाई ऑफ आई। तो अब जो इस पे फोर्स लगा है, हमें फोर्स बताना है। तो फोर्स हम कहां से निकाल सकते हैं? यूजिंग एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन विल बी डेल्टा v बाय डेल्टा t। ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, और इट विल बी फाइनल माइनस इनिशियल बाय डेल्टा t। सो फाइनल इज y ऑफ i माइनस y ऑफ j बाय सम डेल्टा t, जो टाइम लगा। सो यहां से आप ऐड करते हो तो इट विल बी i प्लस j बाय डेल्टा t। तो अगर आप आंसर में देखो तो आपको सिर्फ डायरेक्शन पता करनी है, और डायरेक्शन अगर हमें पता करनी है तो हम इन वेक्टर से पता कर सकते हैं, आई और जे से। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि जो आपका एक्सेलरेशन है,
एक्सेलरेशन में एक तो आई कंपोनेंट है, एक जे कंपोनेंट है और दोनों पॉजिटिव है, मींस आई भी पॉजिटिव और जे भी पॉजिटिव और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो अगर आप यहाँ से एंगल भी निकालते हो तो जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन होगी नॉर्थ ईस्ट और जो एंगल होगा वो होगा 45 डिग्री। और 45 डिग्री कैसे आएगा, जो यहाँ पे टेंजेंट थीटा होगा वो होगा y component by x component, that is 1/1, so tangent theta is 1 और theta is 45 degree, direction is northeast, so option A will be the right answer। आगे बढ़ते हैं। A ball of mass 0.15 kg, so mass given है 15/100 kg और height given है 10 मीटर। ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट, इतनी हाइट से उसको गिराया गया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। वो रिबाउंड करती है सेम हाइट पे, तो ये बताना है कि इम्पल्स कितना लगा। तो अगर वो सेम हाइट पे रिबाउंड कर रही है, मींस सपोज कीजिए ये ग्राउंड है और ये हमारे पास बॉल है, तो जब ये सेम हाइट पे रिबाउंड करती है, मींस जब ये टकराई और टकराने के बाद इसने अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज किया, तो सेम हाइट पे रिबाउंड करने का मीनिंग होगा कि अगर आपने कोलिजन टाइप्स पढ़े हैं तो ये क्या है, कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन। और कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन में ई होता है 1, मींस जब ये किसने ग्राउंड को टच किया, इसके पास जो वेलोसिटी तब थी, ग्राउंड को स्ट्राइक करने के बाद जब इसने अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदली, जब ये ऊपर की तरफ जाने लगी, तब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मींस जब वो डाउनवर्ड ग्राउंड को टच करने वाली थी, उसके पास जो वेलोसिटी थी, जब वो ग्राउंड को लीव करके ऊपर जाने लगेगी तो सेम वेलोसिटी उसके पास होगी। नाउ हम उस वेलोसिटी को v नोड ले लेते हैं, यानी कि जब वो ग्राउंड को टच कर रही थी तब उसकी वेलोसिटी थी माइनस वी नोड जे, और जब वो ग्राउंड से ऊपर जा रही है तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा v नोड, जस्ट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, प्लस वी नोड जे। और नाउ इम्पल्स होती है फोर्स इंटू डेल्टा टी और इक्वल टू डेल्टा पी, यानी कि चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी, तो मास हम m ले लेते हैं, m v नोट j नेगेटिव ऑफ m माइनस v नोट j। और जब आप इनको सोल्व करते हो तो इट विल बी 2m v नोट j। तो ये होगा इम्पल्स। और आप यहाँ से डायरेक्शन भी देख सकते हो कि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में इम्पल्स होगा। और अब मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ट्वाइस मास इज 15/100 और कमिंग टू वेलोसिटी, कि जब वो ग्राउंड को टच कर रही होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वो आप इजीली निकाल सकते हो यूजिंग वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, और हाइट यहाँ पे 10 है और एक्सेलरेशन g है, सो वी स्क्वायर विल बी 210 इंटू 10, सो 10√2, और v की वैल्यू आ जाएगी 10√2 v नोट की। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 10√2 से, और यहाँ पे जब आप सोल्व करोगे 30/10 विल बी 3, सो इट विल बी 3√2, और 3√2 होता है 1.41, आप मल्टीप्लाई करोगे सो इट विल बी 3.42, ओ सॉरी wait a minute, that will be 3 to 4.23। और यहाँ पे आप देखते हो तो ऑप्शन बी विल मैच, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A particle moving with velocity v acted by three forces shown in the figure rectangle PQR, the velocity of the particle। तो velocity of the particle बतानी है, तो यहाँ पे आपके पास थ्री फोर्सेस हैं, और लेट मी ड्रॉ दीज फोर्सेस। पहला है आपका R2P जाता है जो ऊपर की तरफ है, समथिंग लाइक दिस। फिर आपके पास P2 क्या हो जाता है, वो ऐसे है, और फिर आपके पास Q2R जा रहा है, वो ऐसे। और जो पॉइंट्स हैं R
पी क्यू, ऐसे आपके पास पॉइंट्स हैं। तो अगर आप देखो, अगर आप कहीं से भी स्टार्ट करो, सपोज आप आर पॉइंट से स्टार्ट करते हो, तो आप मूव करोगे पी पे, पी से आप क्यू पे जाओगे और क्यू से फिर वापस आप आर पे आ जाओगे। मींस ये एक क्लोज लूप है, और अगर ये क्लोज लूप है तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो कितना हो जाएगा, जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगर इनमें से एक की भी हम डायरेक्शन बदल दें, सपोज जो ये वाला है इसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर दें, समथिंग लाइक दिस करते हैं, तो अब आपका जो नेट फोर्स होगा वो इन दो, अगर आप आर से देखोगे तो आप आर से क्यू पे पहुंच रहे हो और आर से यहां से भी क्यू पे पहुंच रहे हो, वापस नहीं आ पा रहे हो, तो इस केस में जो आपका नेट फोर्स हो जाएगा दैट विल बी आर क्यू। अगर आप इसकी डायरेक्शन को फर्दर चेंज कर दें, समथिंग लाइक सपोज आपने इसकी डायरेक्शन को ऐसे चेंज कर दिया, तो इस सिनेरियो में भी आर क्यू रहेगा, बट अभी आपके पास आर क्यू की वैल्यू गिवन नहीं। सो आपको जस्ट क्या करना है, आपको ये इनके एरोज देखने हैं और एरोज के साथ मूव करना है, और जो आपका फाइनल पॉइंट होगा और स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम है, जैसे इस सिनेरियो में आपका एंडिंग पॉइंट क्यू है और स्टार्टिंग पॉइंट आर है, तो मींस आपका नेट फोर्स आर क्यू है। और अगर इसको अपोजिट कर दिया जाए, अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम ही रहेगा, चाहे आप कोई भी पॉइंट चूज कर लो, और अगर आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है तो नेट फोर्स जीरो माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सो ए रिज्ड बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक्स रिज्ड वॉल एट 60 डिग्री। रिज्ड बॉल और रिज्ड दोनों बॉल और वॉल दोनों रिज्ड है, मींस बॉल एंड वॉल दोनों क्या है, रिज्ड है। इसका मतलब यह है कि कोई लॉस नहीं होगा किसका, वेलोसिटी का। और यहाँ पे देख लिखा भी हुआ है रिफ्लेक्टेड विदाउट लॉस ऑफ स्पीड शोन इन द फिगर। तो वैल्यू ऑफ इंपल्स बताने की इंपल्स कितनी हुई, तो पहले हम स्ट्राइक करने से पहले वेलोसिटी निकालते हैं कि स्ट्राइक करने से पहले वेलोसिटी कितनी है और स्ट्राइक करने के बाद वेलोसिटी कितनी है, और दोनों का डिफरेंस से हम चेंज इन वेलोसिटी निकाल लेंगे और उसको मास से मल्टीप्लाई करके चेंज इन मोमेंटम दैट इज इक्वल टू इंपल्स, बिकॉज जो इंपल्स होता है दैट इज एफ टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो हमें डेल्टा एम डेल्टा पी निकालना है, दैट विल बी फाइनल माइनस इनिशियल मास। हम फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी अगर कैलकुलेट कर पाए तो उसको मास से मल्टीप्लाई करके इंपल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट मी ड्रॉ इट। ये हमारे पास वॉल है। नाउ इनकमिंग वेलोसिटी, ये सपोज इनकमिंग वेलोसिटी, और मैंने इसको आगे फर्दर ड्रॉ किया है सो दैट मैं इसके कंपोनेंट आपको रिजोल्व करके दिखा सकूं। और ऐसे ही हमारे पास आउटगोइंग वेलोसिटी होगी, यहां से ऐसे आउटगोइंग वेलोसिटी है। सो नाउ कमिंग टू इनकमिंग वेलोसिटी। जो इनकमिंग वेलोसिटी है, उस इनकमिंग वेलोसिटी के जो हमारे पास कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा और एक कंपोनेंट ऐसे नीचे की तरफ होगा। मींस एक कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है और एक कंपोनेंट नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है। और जो यहाँ पे वैल्यू हमें दी गई है, ये वैल्यू दी गई है v, और जो ये वाला एंगल है, ये एंगल है 60 डिग्री। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है उसके कंपोनेंट्स होंगे v cos 60 i प्लस v sin 60 ऑफ j। नाउ अब जो आपकी फाइन आउटगोइंग वेलोसिटी है, मींस फाइनल वेलोसिटी, आप उसको भी कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हो। एक कंपोनेंट आपके पास ऐसे आएगा इस वेलोसिटी का, और एक कंपोनेंट ऐसे डाउनवर्ड आएगा। और आपको पता है कि ये वाला एंगल 60 है, देन
जो ये एंगल होगा ये भी 60 होगा बिकॉज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सो ये एंगल भी 60 होगा। सो वी फाइनल इज इक्वल टू नेगेटिव v cos 60i बिकॉज ये नेगेटिव x डायरेक्शन में है, प्लस जो डाउनवर्ड है दैट विल बी v sin 60j। सो जस्ट अब हम सिंपली सोल्व करते हैं यहाँ पे इसको। सो डेल्टा p विल बी m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो देखोगे दोनों पॉजिटिव है वैल्यूज, तो दोनों वैल्यूज एक दूसरे को कैंसल कर देंगी और हमारे पास आएगा ओनली माइनस वी cos 60 ट्वाइस ऑफ आई, बिकॉज ये माइनस ये नेगेटिव साइन दोनों के पास होगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे। सो आंसर विल बी माइनस 2mv cos 60 इज sin 30 हाफ, और यहाँ पे आई का सिंबल आएगा साथ में, सो इट विल बी माइनस एम वी आई। सो जो अभी आपका इम्पल्स है उसका मैग्नीट्यूड है, अगर हम ओनली मैग्नीट्यूड की बात करें तो इट इज एम वी, और डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The force acting on a particle of mass m is indicated by the force time graph shown in figure. Change in momentum of the particle over time interval 0 to 8 सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम बताना है हमें, और हमें क्या गिवन है, फोर्स और टाइम का ग्राफ गिवन है। और अगर हमें किसी का ग्राफ गिवन होता है तो हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं वन टाइम के लिए। तो फोर्स इंटू टाइम आप करोगे तो फोर्स इंटू टाइम होता है इम्पल्स, और इम्पल्स का इक्वल होता है डेल्टा पी के। मींस अगर इस ग्राफ का हम एरिया निकालें तो हमें क्या मिलेगा, चेंज इन मोमेंटम मिलेगा। सो लेट अस कैलकुलेट, हम इसका एरिया ही कैलकुलेट करते हैं। और आपको पता है कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो अगर आप ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव को कंसीडर करना होगा। अगर ये स्केलर क्वांटिटी होती तो पॉजिटिव नेगेटिव को कंसीडर नहीं करना होता, सबको पॉजिटिव मान के चलते। सो यहाँ पे हम सिंबल्स दे देते हैं दैट ए बी सी डी ई, दैट मी चूज डिफरेंट कलर, ये आपको शायद ये क्लियरली देख पाए। ए बी सी डी ई, तो जो ए बी सी है वो एक ट्रायंगल है तो उसका एरिया हो जाएगा हाफ, बेस इज 2 एंड हाइट इज 6, प्लस अब जो ये 2 to 4 है, सी टू डी है, ये एक रेक्टेंगल बनता है। इसकी जो लेंथ आप ले सकते हो 2 है, और जो ब्रेथ ले सकते हो दैट इज -3 हाइट विथ, प्लस अब जो डी टू ई बनता है ये भी एक रेक्टेंगल है, इसका जो बेस है वो 4 का होगा और हाइट इसकी 3 की है। So it will be 6 minus 6 plus 12, so equal to 12, यानी कि जो चेंज इन मोमेंटम आया है वो 12 kg मीटर पर सेकंड का आया है। और अगर आपको मास गिवन होता तो मास से आप डिवाइड कर सकते थे, आपको चेंज इन वेलोसिटी भी मिल जाता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 block with masses m to m3m are connected by string as shown in the figure after an upward force applied on block m। इसके ऊपर m फोर्स f फोर्स लगाया गया। masses move upward with constant speed, तो यहाँ पे देखिए constant speed, constant speed का मतलब डेल्टा v 0, अगर डेल्टा v 0 तो एक्सेलरेशन 0, तो नेट फोर्स बताना है। तो अगर एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स भी 0 हो जाता है, बिकॉज फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स 0 हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ पे तो लिखा गया कि आफ्टर एन अपवर्ड फोर्स अप्लाई, कि एक फोर्स अप्लाई किया गया है तो फिर फोर्स 0 कैसे हो गया। तो ये सिचुएशन ऐसी है कि पहले फोर्स अप्लाई किया गया तो एक्सेलरेशन हुआ, और उस एक्सेलरेशन से इसके पास v वेलोसिटी आ गई, और उसके बाद यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा, इसलिए यहाँ पे लिखा गया आफ्टर एन अपवर्ड फोर्स F इज अप्लाइड, कि फोर्स अप्लाई कर दिया गया, वेलोसिटी भी आ गई, अब बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा। और अगर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा और ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं कर रहा, इट मींस कि
एक्सल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 0 है और फोर्स इज 0. नेक्स्ट क्वेश्चन. A stone is dropped from height h. It hits the ground with certain momentum p. If the stone is dropped from height 100% more than previous height, the momentum when it hits the ground will change by. तो कितना मोमेंटम में चेंज होगा? अभी जो हमारे पास पहले हम अगर कोई ऑब्जेक्ट h हाइट से गिर रहा है तो उसके लिए वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास? दैट इज 2gh. और अगर हम मोमेंटम निकालें, दैट विल बी mv इक्वल टू p इक्वल टू m रूट 2gh. सो आपके पास मोमेंटम का फॉर्मूला आ जाता है m रूट 2gh. अभी ऐसा हो सकता है कि आप इसको एरर एनालिसिस से सॉल्व करने लग जाएं, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि हाइट में कितना का चेंज है, 100% का चेंज है. तो अगर आप इसको एरर एनालिसिस से करते हो तो दैट विल बी डेल्टा पी बाय पी इज इक्वल टू, जो बिकॉज एम कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, ओनली एच में चेंज हुआ है, सो इट विल बी पावर हाफ डेल्टा एच बाय एच. और ऐसे आप उसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हो तो आपको ये पता है कि h में कितने परसेंट का चेंज है, 100% का. तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 50%. बट ये मेथड गलत होगा. वाई गलत होगा, वाई रॉन्ग? बिकॉज जो एरर एनालिसिस है और जो ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है, ये आप ओनली कब लगाते हो? व्हेन स्मॉल चेंज होता है. अगर चेंजेस स्मॉल हो तभी आप ये वाला पार्ट लगाओगे. अगर यहाँ पे मेंशन होता है कि हाइट में 1% का चेंज आ गया, तब आप ये वाला प्रोसेस फॉलो करते हैं और यहाँ पे 1 आता और मोमेंटम में 0.5% का चेंज आता. बट हाइट में 100% का चेंज आ रहा है, मींस अब आप एरर एनालिसिस या डिफरेंशिएशन नहीं लगा सकते. डिफरेंशिएशन और एरर एनालिसिस ओनली स्मॉल एरर्स पे वर्क करता है. दैट्स व्हाई अब आपको प्रॉपर फॉर्मूला से जाना पड़ेगा कि जो आपका P1 था वो था m इंटू रूट 2gh. और जब हाइट डबल हो गई, 100% का इंक्रीज हुआ तो हाइट डबल हो गई, तो मोमेंटम बन गया 2g ऑफ 2h. अब हाइट 2h हो गई. सो जो यहाँ से आप एक रूट 2 को बाहर निकाल सकते हो और ये बन जाएगा m इंटू 2gh. ये मेरा हमने स्पेसिफिकली फोर ये 2 भी बाहर इसलिए नहीं निकाला बिकॉज हम इसको एज इट इज P1 लिख सकते हैं. सो इट विल बी इक्वल टू रूट 2 टाइम्स P1. नाउ अब हम चेंज निकालते हैं कि चेंज कितना हुआ. सो डेल्टा P विल बी P2 माइनस P1. ये हो जाएगा रूट 2 P1 माइनस P1. और जब हमें परसेंटेज एरर निकालना है तो उसको डिवाइड बाय P करते हैं, तो यहाँ पे डिवाइड बाय P कर देंगे और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे. सो P1 सॉरी. सो इट विल बी, हम यहाँ से रूट 2 माइनस 1 P1 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 100. ये होता है 1.41 माइनस 1 यानी कि 0.41 मल्टीप्लाई 100 और आंसर विल बी 41%. सो आपको एरर एनालिसिस नहीं लगाना जब तक एरर स्मॉल ना हो. सो आंसर विल बी ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए बॉडी अंडर एन एक्शन ऑफ फोर्स, ये फोर्स गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, मास बताना है. तो अगर फोर्स आपको गिवन है वेक्टर फॉर्म में, तो व्हाट वी कैन डू. अब बिकॉज हमें पता है मास तो स्केलर है, मास स्केलर होता है, और जो एक्सेलरेशन है वो भी आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म में गिवन है, वेक्टर फॉर्म में नहीं गिवन. तो व्हाट वी विल डू, फोर्स को भी मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेके आएंगे. सो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर. और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये देगा दोनों 100 और ये भी 100 देगा, तो 200. और आंसर विल बी 10 रूट 2 न्यूटन. ये फोर्स हो गया. एक्सेलरेशन गिवन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का. सो यहाँ से हम मास बना सकते हैं. मास विल बी फोर्स बाय एक्सेलरेशन और 10 रूट 2 kg बिकॉज a इज 1, सो F के इक्वल आ जाएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. A particle of mass m projected with velocity v making angle of 45 with horizontal from the level ground.
when the particle lands on the level ground the magnitude in the change of momentum will be. So ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके टाइप का क्वेश्चन है। तो आपका एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया जाता है और ये उसका सपोज पाथ है, और यहाँ पे उसके पास फाइनल वेलोसिटी होगी और ये उसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी, और ये थीटा गिवन है 45 डिग्री। अब अगर आप ये जानना चाहो कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी उसके वैल्यूज क्या होंगी, तो ऐसे ही जो वेलोसिटी होगी उसके पास एक डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो इसको हम बोल देते हैं वी फाइनल और इसको बोल देते हैं वी इनिशियल। सो अगर वी इनिशियल को हम वेलोसिटी की वैल्यू v गिवन है तो v इनिशियल के कंपोनेंट्स हो जाएंगे हमारे पास v cos ऑफ 45 इंटू आई प्लस v ऑफ साइन 45 j। नाउ कमिंग टू v फाइनल। अब अगर हम देखें जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी नहीं बदलता वेलोसिटी का। वाई नहीं बदलता? बिकॉज जो एक्सेलरेशन है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वो जीरो होती है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो एज इट इज कांस्टेंट रहेगी। नाउ कमिंग टू वर्टिकल कंपोनेंट। अब आपको ये पता है कि वैसे आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और आप उसको ग्राउंड से v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो करते हो, तो जब वो ऑब्जेक्ट वापस जाके नीचे आएगा तो आपके पास अभी भी इसकी वेलोसिटी v ही होगी, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। मींस जब ऑब्जेक्ट ऊपर से वापस नीचे आता है सेम लेवल पे तो मैग्नीट्यूड वैसे ही रहता है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो इस सेम सिनेरियो में वही होगा कि मैग्नीट्यूड एज इट इज रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो इट विल बी माइनस वी साइन 45 ऑफ जे। सो हमारे पास फाइनल और इनिशियल वैल्यूज आ गई हैं। चेंज इन मोमेंटम होगा डेल्टा पी विल बी इक्वल टू एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई कंपोनेंट सेम है तो एज इट इज सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ओनली हमारे पास जे कंपोनेंट बचेगा। सो इट विल बी माइनस 2v साइन 45 इज 1/√2 ऑफ j। सो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं √2 नेगेटिव √2 mv/j। तो मोमेंटम का चेंज किस डायरेक्शन में हो रहा है? नेगेटिव j डायरेक्शन में हो रहा है। और अगर ओनली मैग्नीट्यूड की बात करें डेल्टा पी मैग्नीट्यूड तो इट विल बी √2 mv। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। So a body of mass m hits normally a rigid wall with velocity v and bounces back with same velocity. The impulse experienced by is, so एक वॉल है, ये सपोज वॉल है। अब एक बॉल इसको नॉर्मली हिट करती है, मींस ये ऑब्जेक्ट है और ये इसको नॉर्मली हिट करता है, ऐसे स्ट्रेट जाके हिट करता है और वापस आ जाता है। अब कंडीशन दी गई है कि जब वो हिट करता है तो वेलोसिटी v है, मींस ये वाली वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी v है, और उससे सेम वेलोसिटी से वापस आता है बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। सो v फाइनल हो जाएगी माइनस v, और यहाँ पे आप डायरेक्शन दे सकते हो इसको, ये पॉजिटिव आई और ये माइनस आई, बिकॉज डायरेक्शन की वजह से ये आई डायरेक्शन में, ये नेगेटिव आई डायरेक्शन। तो इम्पल्स बताना है, तो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू m फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और m v final is minus vi minus v initial is vi. So our answer will be minus 2mv into I component। और अगर आप ओनली मैग्नीट्यूड की बात करें तो डेल्टा p का मैग्नीट्यूड हो जाएगा mv। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 0.5 kg की बॉल है, 12 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, एक वॉल को स्ट्राइक करते हैं 30 डिग्री विद द वॉल। तो ये 30 डिग्री एंगल किसके साथ बन रहा है? वॉल के साथ बन रहा है। सो सिनेरियो विल बी समथिंग लाइक दिस।
कि ये वॉल है। नाउ यहाँ पे आपके पास एक बॉल है, ये उसका इनकमिंग पार्ट है, और इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, लीव इट एज इट इज। ये उसका इनकमिंग पार्ट है और ये उसका आउटगोइंग पार्ट है, और एंगल गिवन है कि वॉल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनता है। ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री ही होगा, बिकॉज जो नॉर्मल के साथ एंगल बनता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जो यहाँ पे जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, ये फिक्स है। ये क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, और वो यहाँ पे भी होल्ड करता है, लाइट के लिए भी होल्ड करता है। और हमें यहाँ पे एवरेज फोर्स बताना है। तो एवरेज फोर्स हम कैसे बता सकते हैं? फोर्स बताने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, पहले हम कैलकुलेट करेंगे इम्पल्स। इम्पल्स हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, और अगर फोर्स बताना है तो इस चेंज इन मोमेंटम को हम किससे डिवाइड कर देंगे, टाइम से। अगर मोमेंटम का चेंज निकालना है तो हमें एम वी एफ माइनस वी इनिशियल चाहिए होगा। हमारे पास टाइम गिवन है, मास हमें पता है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमें पता है, और एंगल्स पता है। तो हम क्या करेंगे, अभी कंपोनेंट वाइज रिजोल्व करेंगे चीजों को, और फिर दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो जो वेलोसिटी है हमारे पास, इनकमिंग वेलोसिटी है, उसको हम 2 वेक्टर्स में स्प्लिट कर सकते हैं, और ऐसे ही जो आउटगोइंग वेलोसिटी है उसको भी 2 वेक्टर्स में स्प्लिट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू एंगल्स, अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है, 30 डिग्री है सॉरी, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री ही होगा, और ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ही होगा। यहाँ पे पैरेलल लाइंस का आप रूल लगा सकते हो, और यहाँ पे भी पैरेलल लाइंस का रूल लगा सकते हो, पैरेलल लाइंस अल्टरनेट एंगल। सो नाउ कमिंग टू रेजोल्यूशन, तो जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड 12 है, और देखें तो आप जो ये वाला वेक्टर है ये पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, सो इट विल बी 12 साइन ऑफ 30i, और जो डाउनवर्ड है जे वाला वो नीचे की तरफ है नेगेटिव जे में, यानी कि -12 कोस 30j। और जो फाइनल वेलोसिटी की बात करें, अगर मैग्नीट्यूड सेम है सो 12 ही रहेगा। अगर आप अब देखते हो तो ये जो कंपोनेंट है ये साइन कंपोनेंट है, और ये नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज -x डायरेक्शन में जा रहा है। सो -12 साइन 30i, और जो ये वाला कंपोनेंट है डाउनवर्ड है, नेगेटिव j डायरेक्शन में जा रहा है, सो ये नेगेटिव रहेगा -12 कोस 30j। अब यहाँ से अगर आप वी एफ माइनस वी आई कैलकुलेट करते हो तो ये दोनों कंपोनेंट सेम है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास दिस माइनस दिस बचेगा। सो माइनस ऑफ माइनस, तो -24 साइन 30 इज हाफ आई, सो इट विल बी -12i। अब यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। सो फोर्स विल बी मास, दैट इज मास की वैल्यू है हमारे पास 5/10 इंटू -12i बाय 25 or 0.25 or 25/100. So this 0 get cancelled. Here is 5, here is 2. So it will be 2 into -12i और -24 न्यूटन इन नेगेटिव आई डायरेक्शन। तो जो बॉल है, अगर आप देखोगे जो बॉल है, बॉल के ऊपर जो फोर्स लगा वो -24 न्यूटन लगा। अब अगर बॉल के ऊपर इतना 24 लगा है तो उसने वॉल के ऊपर भी 24 लगाया होगा। तो ये कौन सा फोर्स है, ये वाला है फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल बाय वॉल इज -24 न्यूटन आई डायरेक्शन में। तो अगर इसका रिवर्स करें, फोर्स एक्टिंग ऑन वॉल बाय बॉल इज, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा। सो आंसर भी 24 न्यूटन। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg एट रेस्ट, नाउ ए फोर्स, ये फोर्स अप्लाई किया गया, देन वेलोसिटी बतानी है t इज इक्वल टू 3। तो जो फोर्स है उसकी वैल्यू गिवन है 6t स्क्वायर आई प्लस 4t जे। ये फोर्स अप्लाई किया गया है, तो यहां से हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी। अब बिकॉज जो आपका फोर्स है उसमें टाइम कंपोनेंट आया हुआ है, तो आप इसमें सीधा टी की वैल्यू अगर पुट करके निकालोगे तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। फोर्स से कैसे, फोर्स से हम वापस जाएंगे किस पे, एक्सेलरेशन पे, उसको इंटीग्रेट करेंगे, फोर्स को इंटीग्रेट करके एक्सेलरेशन बनाएंगे और एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी बनाएंगे और वहां पे टाइम की वैल्यू पुट करेंगे। सो फोर्स होता है एक्सल डी ए बाई डी टी और वैल्यू गिवन है 6t स्क्वायर आई प्लस 4t जे। यहां से डी ए की वैल्यू आ जाएगी 6t स्क्वायर आई प्लस 4t जे डी टी। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो एक्सेलरेशन आपके पास आएगा, इट विल बी 6t3/3 of I plus 4t square by 2 of j। तो नाउ अब एक्सेलरेशन होता है dv by dt और इसकी वैल्यू आपके पास आ चुकी है 2t क्यूब I प्लस 2t स्क्वायर j। अब फर्दर फिर से आप इंटीग्रेट करोगे, सो dv आ जाएगा 2t क्यूब I प्लस 2t स्क्वायर j इंटू डी टी, इंटीग्रेट इंटीग्रेट, सो यहाँ से आएगा v, इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो इट विल बी 2t4/4 I प्लस 2t3/3 j। तो ये आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आती है। नाउ वी मेड ए मिस्टेक, हमने एक ब्लंडर कर दिया, दैट फोर्स इज नॉट डी एक्सेलरेशन बाय डी टी, इट इज एक्चुअली मास इनटू एक्सेलरेशन। सो ये वाला पार्ट नहीं होगा, सॉरी, ये हमने एक मिस्टेक कर दी, थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगे हम चीजों को, तो ये वाला पार्ट हम रिमूव कर देते हैं पूरा का पूरा। हमारे पास फोर्स गिवन था, तो जो फोर्स है, फोर्स से हम क्या बनाएंगे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय एम और एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं डीवी बाय डी टी। सो डीवी बाय डी टी विल बी एफ बाय एम और यहां से ए हट जाएगा, यहां से ए हटेगा और यहां से ए हटेगा, यहाँ पे आएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी इंटीग्रेट करके वेलोसिटी आएगा और साथ में अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो m dv बाई डी टी इज इक्वल टू एफ, तो साथ में यहाँ पे आ जाएगा m, यहाँ पे m और यहाँ पे m। नाउ इस m से हम डिवाइड कर सकते हैं और फिर हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी, तो इट इज 2t क्यूब बाय मास इज 3 प्लस ये है 4t स्क्वायर, तो इट इज 2t स्क्वायर बाय मास इज 3। अब इसमें आप टाइम की वैल्यू 3 पुट कर सकते हो, t इज इक्वल टू 3। तो t को 3 पुट करोगे आप, तो दिस विल बी 3 क्यूब बाय 3 यानी कि 3 स्क्वायर इंटू 2, 9 इंटू 2 18i प्लस 3 स्क्वायर बाय 3 यानी कि 3 इंटू 2 6 j। सो दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन बी मैच करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए क्रिकेटर कैचेस a ball of mass 150 gram in 0.1 second and moving with the speed of 20 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी गिवन है, तो हमें यहाँ पे मास गिवन है बॉल का, दैट इज 150 बाय 1000 ग्राम्स और किलोग्राम, टाइम गिवन है 0.1 सेकंड और स्पीड गिवन है, वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकंड। तो ये बताना है कि उसको कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा।
तो जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा दैट विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। और डेल्टा पी क्या होगा, मास इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय डेल्टा टी। अब जब उसने बॉल को कैच किया तो बॉल तो रुक गई फाइनली, तो मींस फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, सो मास इंटू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज 20 बाय डेल्टा टी दैट इज 0.1 और 1 बाय 10। सो वेल मास की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट विल बी 50 बाय 100, 15 बाय 100 इंटू माइनस 20 इंटू 10। सो आप जीरोस को कैंसिल आउट कर सकते हो, आंसर विल बी माइनस 30 न्यूटन। अब ये फोर्स किस पे लगा है, ये है फोर्स ऑन बॉल बाय प्लेयर। बॉल के ऊपर इतना फोर्स लगाया प्लेयर ने, तो प्लेयर के ऊपर कितना लगेगा, इसका अपोजिट प्लस 30 न्यूटन। सो जो क्रिकेटर है उसके ऊपर फोर्स लगेगा 30 न्यूटन प्लस 30 न्यूटन। आगे बढ़ते हैं। इफ ए फोर्स on a rocket moving with velocity of 300 meter per second is 210 newton, then the rate of combustion of the fuel। तो अभी एट प्रेजेंट तो आपके सिलेबस से ये वाला पार्ट फिनिश हो चुका है, जो वेरिएबल मास वाला आई थिंक, बट जस्ट ये क्वेश्चन एज प्रीवियस ईयर्स है तो हम इसको आपके सामने सॉल्व करेंगे। तो जो चेंजिंग मास है, अगर मास चेंज हो रहा है तो इन दैट सिनेरियो जो फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू v इंटू डी एम बाय डी टी। और ये v क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है या एट प्रेजेंट जो वेलोसिटी ऑफ कंबस्शन है, जो कि यहाँ पे रॉकेट की वेलोसिटी भी होगी। एक्चुअली गैसेस की वेलोसिटी होती है कि जो गैसेस उससे रॉकेट से निकल रही हैं उनकी वेलोसिटी होती है। तो यहाँ से हम डी एम बाय डी टी, और यहाँ पे नेगेटिव साइन भी होता है, तो डी एम बाय डी टी विल भी होगा एफ बाय वी ऑफ नेगेटिव। सो एफ इज 210, वेलोसिटी इज 300, नेगेटिव साइन, तो आप इसको लिख सकते हो 7/10, सो -0.7, यानी कि जो मास है वो रिड्यूस हो रहा है 0.7 kg पर सेकंड के रेट से, यानी कि कंबस्शन में मास है जो रिड्यूस होता है। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं। A body of mass 3 kg hits the wall at angle 60 degree and returns at the same angle. Impact of the wall in 0.2 second. Then force exerted जाना है। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है, अगर ये इनिशियल वेलोसिटी है तो हम इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, और हमें पता है कि वॉल के साथ वाला ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो जो इनिशियल वेलोसिटी और साथ में यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा बॉल का, तो रिफ्लेक्शन होकर बॉल ऐसे जाएगी, तो उसके भी कंपोनेंट्स हम बना लेते हैं। और अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो पहले हम वेलोसिटीज को रिजॉल्व करते हैं। सो v इनिशियल विल बी, x कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, y कंपोनेंट नेगेटिव होगा, और यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, ग्राफ के अंदर गिवन है, स्टेटमेंट में नहीं गिवन। सो 10 sin 60 I माइनस 10 cos 60 j, ये इनिशियल हो गई, फाइनल आएगी। अब i कंपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा, सो -10 sin 60 I, y कंपोनेंट नेगेटिव ही रहेगा, 10 cos 60 j। तो यहां से जो डेल्टा v आएगा दैट विल बी v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल्स टू, ये दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये नेगेटिव माइनस दिस, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, -20 sin 60 is √3/2 of I, so -10 √3 of I, दिस इज डेल्टा v। और ना हमें फोर्स निकालना है, तो जो फोर्स होगा दैट विल बी चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन, और चेंज इन मोमेंटम विल बी m डेल्टा v, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी बाय डेल्टा t। मास इज 3,
change in velocity is minus 10 root 3 I, and time is 0.2 or 2 by 10. So it will be 5, and आंसर आएगा 3 into 5 15 into 10 150. सो माइनस 150 रूट 3 आई. ये किस पे लगा? बॉल के ऊपर. जो बॉडी है ये बॉडी के ऊपर लगा, और अगर आपको वॉल के ऊपर निकालना है जो कि पूछा गया है तो इसका जस्ट रिवर्स लगेगा. दैट विल बी 150 रूट 3. ऑप्शन ए will be the right answer. Next question. A bullet is fired from gun. The force on the bullet is given by. bullet के ऊपर ये force given है. When force is in Newton and t is second, the force on the bullets becomes zero as soon it leaves the barrel. जैसे वो बैरल से बाहर निकलती है उसके ऊपर फोर्स जीरो हो जाता है. मीन्स अब वो एक्सेलरेट नहीं करेगी. जितना टाइम उसने एक्सेलरेट करना था कर लिया. जब तक वो बुलेट के गन के अंदर थी तब तक वो एक्सेलरेट करती है, और जैसे ही वो बाहर निकलती है फोर्स जीरो हो जाता है, तो एक्सेलरेट नहीं करती. तो ये बताना है एवरेज इम्पल्स. तो इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम. हमारे पास ये एवरेज इम्पल्स होता है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, और इसको एफ डेल्टा टी भी बोला जा सकता है. तो जो फोर्स है उसकी वैल्यू ये दी गई है. दैट फोर्स इज 600 माइनस 2 ऑफ 10 रेज़्ड टू पावर 5 टी. अब हमें यहाँ पे टाइम नहीं पता, बिकॉज टाइम पता होना जरूरी है लिमिट्स के अंदर, तभी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं एफ डी टी करके. तो हमें ये पता है कि स्टार्टिंग में उसके पास फोर्स लग रहा है और बाद में उसके पास फोर्स नहीं लग रहा. जैसे वो बाहर निकलती है फोर्स जीरो हो जाता है, तो हम यहाँ से इस फोर्स को जीरो कर देते हैं. तो इट विल बी 600 माइनस 2 इंटू 10 इज पावर 5 टी इज इक्वल टू जीरो. अगर हम कर दें तो यहाँ से टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा. टाइम की वैल्यू विल बी 600 बाय 2 इंटू 10 इज पावर 5 इज इक्वल टू टी. सो इट विल बी 300, और t की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 सेकेंड. हमारे पास ये टाइम आ गया. तो इम्पल्स के लिए एक सिंबल होता है जिसको j बोला जाता है. तो j इज इक्वल टू एफ डी टी. और अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं. टाइम की लिमिट हमारे पास है कि स्टार्ट हमने जीरो से किया था, स्टार्टिंग में टाइम जीरो था और इतने टाइम तक फोर्स लगा, उसके बाद फोर्स जीरो हो गया. तो अब इम्पल्स निकाली जा सकती है. 600 minus 2 into 10 raised power 5 t dt integration within these limits. So इसको आप करोगे तो 600 t minus 2 into 10 raised power 5 t square by 2, और लिमिट्स हैं 0 to 3 into 10 raised power minus 3. So ये गेट कैंसल्ड, और हमारे पास आंसर आएगा 600 into 3 10 raised power minus 3 नेगेटिव 10 raised power 5 into t square, यानी कि 9 into 10 raised power minus 6. तो यहाँ से आपके पास आएगा 1800 into 10 raised power minus 3 और 1.8, और यहाँ से आएगा 9 into 10 raised power minus 1 यानी कि 0.9. सो आंसर विल बी 0.9 न्यूटन सेकेंड. और अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. और यूनिट आपको कैसे पता चलेगी? बिकॉज फोर्स इंटू डी टी है, फोर्स इज न्यूटन, टी टी इज सेकेंड. दैट्स आप यूनिट पता कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का आखिरी क्वेश्चन हम करते हैं इस वीडियो का. सो ए फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी एट रेस्ट ऑफ मास 1 kg. बॉडी का मास 1 kg गिवन है. ड्यूरिंग दिस टाइम बॉडी अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड. द टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट ऑन बॉडी. तो स्टार्टिंग फोर्स 6 न्यूटन है, मास 1 kg है, और फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड की गिवन है, और ये बताना है कि कितने टाइम तक फोर्स लगता है. सो जब तक फोर्स लगेगा तब तक एक्सेलरेशन रहेगा, और स्टार्टिंग में बॉडी रेस्ट पे थी तो v इनिशियल 0 है. तो वी नो दैट v फाइनल होती है v इनिशियल प्लस 80. और एक्सेलरेशन कैसे आएगा? फोर्स बाय मास, दैट विल बी 6 by 1 और 6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. सो
Vf minus V initial by acceleration is equal to time. V final is 30 minus V initial 0, acceleration is 6. तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5 seconds. इसके साथ ही हम आज की इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं. हमने इस वीडियो में 18 क्वेश्चंस को कवर कर लिया आउट ऑफ 72 एंड होपफुली इन विद इन 3 और इन मोर 3 वीडियोस, इन टोटल 4 वीडियोस हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे. सो एज यूजुअल, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इससे आपके लिए कंसेप्ट्स बेटर हुए हों और आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हुई हो, then consider sharing this video, liking this video, and subscribing to our channel. If you have any doubts, any suggestions, then you can put them in comment section. And if you like to donate us something, then you can scan this QR code and help us with some amount. With this amount, we will be able to get new books, new question papers, and a better computer hardware. So do consider liking, sharing, and subscribing. We will meet in next video. Till then, thanks for watching.